अस्सलाम वालेकुम। पेश खिदमत है नावल बानो। इसकी मुसन्निफ़ा हैं रज़िया भट्ट। इसे आपके लिए पढ़ा है अदनान रऊफ राजपूत ने। ये रिकॉर्डिंग आपके लिए नेशनल ऑडियो लाइब्रेरी फॉर द ब्लाइंड की जानिब से की जा रही है। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इसको शेयर कीजिए। शुक्रिया। अगर आप हमारे ग्रुप का हिस्सा बनना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर ज्वाइन करें हमें और अपनी कीमती आरा से आगाह करें। बहुत शुक्रिया। महीने भर की छुट्टी थी, यूं लगा जैसे 30 दिन पर लगाकर उड़ गए। हसन था। मंगनी की रात को राबिया को दुल्हन के रूप में देखकर वो इस लहू को जैसे भूल गया जो रिस रिस कर रुक रुक कर बह रहा था। जिंदगी की बहारें लूट लेने को इसका दिल मचल गया था। इस रात इसने बेजिगरी से कहके लगाए। इन कहकों पर तजा का गुमान होने लगा। राबिया की तारीफ इस अंदाज में की कि सारा जोरे बयान यूं सर्फ कर दिया कि किसी और के मुतालिक कुछ कहने सुनने को अल्फाज न रहे। राबिया चंद मिनट तन्हाई में सामने आई। वो वहशियाना जारहाना अंदाज में इस पर टूट पड़ा। इस वहशियत और जारजियत में आज इतनी जसारत कर ली कि इसके तशना लब राबिया के आतिशी लबों से छू गए। हसन को महसूस हुआ कि इन शरारों में भी फिरदौसी ठंडक थी। राबिया इसके प्यार की इंतहा समझी। हसन भी शायद यही समझा, लेकिन ये दोनों की भूल थी। ये इस मायूसी का रद्द अमल था जो हसन की जिंदगी पर काई की तरह जमा हुआ था। दिन गुजरते गए, हसन और अम्मा वापस आ गए। अम्मा की तो खुशियों का ठिकाना न था। वापस आकर रिश्तेदारों अजीजों को इस तकरीब की खुशी में शानदार दावत दी। लड़कियां बालियां जमा होकर ढोलक ले बैठी, गाने गाए, लुटी डाली। गर्ज ये कि खुशी का मुजाहरा हर अंदाजे से किया गया। अम्मा ने अपने 6 तोले के कड़े जो सुल्ताना ने इन्हें पहनाए थे हर एक को खुशी और फख्र के साथ दिखाती फिरी। मोहल्ले में मिठाई तकसीम की जो कराची वालों ने शगन के तौर पे दी थी। वो कपड़े भी सबको कई बार दिखाए जो इस रस्म पर सुल्ताना ने इनको दिए थे। मंगनी की तकरीब की रवादात तो उन्होंने हर एक को इस तस्वीर से सुनाई कि सुनने वाले रश करने लगे। घर में कई दिन मसरूर सा हंगामा रहा। हामिद मामू की बेटियां तो 3-4 दिन यहीं रही। सुगरा आपा का पूरा खानदान भी 2 दिन बरा जमान रहा। अम्मा मेहमानों से जर्रा भर नहीं घबराई। ऐसे मौके तो किस्मत वालों को मयसर आते हैं। खुशी खुशी सबकी खातिरदारी में मशगूल थी। हसन बहुत जल्द शादी का ख्वाहिशमंद था। राबिया के होठों का लम्स अब तक इसके लबों पर जिंदा था। ये लज्जत बख्श हयात, ये जज्बात के लिए बिला रोक टोक बहाव शादी इसका दूसरा नाम था। तो भी हसन राबिया को अपने ऊपर दीनी दुनियावी तौर पर इस तरह मुसल्लत करना चाहता था कि इसकी सोच कभी बदल ना पाए। यही बात इस दिन इसने हम ही से कही। अच्छी बात है, शादी वाकई जल्दी होनी चाहिए, लेकिन अम्मा क्यों? वो क्या कहती हैं? अपने एक ही बेटी की शादी दिल के सारे अरमान निकाल कर करना चाहती हैं। वो भी सच्ची हैं। अरमान निकालने को वक्त दरकार है। दिसंबर में इरादा रखती हैं। और तुम? मैं तो आज अभी। हसन की आवाज पर एतमाद ना रहा। हमीद खिलखिलाकर हंस पड़ा। चंद लम्हे हसन को देखता रहा, फिर इस पर संजीदगी तारी हो। लाइटर जेब से निकाला और हस्बे आदत सिगरेट के लिए हसन की तरफ देखा। हसन ने दरमियानी मेज पर रखी सिगरेट की डिबिया इसकी तरफ बढ़ा दी। तो गोया तुम बहुत जल्दी शादी करना चाहते हो। उसने सिगरेट होठों में दबाया। बिल्कुल, बड़े इंतहा पसंद हो यार। उसने सिगरेट का कश लेकर धुआं छोड़ते हुए कहा, यकीन मानो बसा औकात तो मुझे तुम्हारी इंतहा पसंदी से खौफ आने लगता है। क्यों? कहीं ये सूरत तुम्हें ले न डूबे। हमीद ने बरजस्ता कहा। हसन सर झुकाकर सोचने लगा। इंसान तो माकूल होना चाहिए मेरे दोस्त। कैसे आदमी हो अपने ऊपर इतना इख्तियार भी नहीं? ये बात नहीं हमीद। तो क्या बात है? छोड़ो यार, तुम नहीं समझ सको। जी बजा फरमाते हैं जनाब। दुनिया भर की अकल और समझ तो आपके हिस्से में आई है। हमीद की बात से हसन को कोई हर्ज ना उठाया। बरकत चाय की ट्रे लेकर आई। सिलसिला गुफ्तगू यहीं रुक गया। दोनों खामोशी से चाय पीने लगे। हसन की शादी के सिलसिले में फिर कोई बात ना हुई। हमीद अपनी तब्दीली के इम्कान का जिक्र करने लगा। हसन को इस तब्दीली के जिक्र से कोफ्त हुई। वो तो इसका जहनी सहारा था। यहाँ से चला गया तो इसे कौन संभालेगा? जल्दी से पूछा, कब तक होगी पोस्टिंग? ख्याल है अगले माह हो जाएगी। कहाँ? गालिबन पेशावर। चलो गनीमत है, ज्यादा दूर नहीं जा रहे।
ऐसा ना कहो हमीद, मुझे अभी तुम्हारी अशद जरूरत है। राबिया भाभी के आने तक ना, ऐसे ही समझो। हसन। हामिद ने कुर्सी पर सीधा होकर बैठते हुए ठोस संजीदगी से कहा, हमीद यहाँ रहे या कहीं और, इसे तुम अपना साया समझो, साया जो कभी जुदा नहीं होता। अंधेरे हो तो साया भी जुदा हो जाता है। हसन ने मजाक से कहा, यही तो समझ की गलती है। अंधेरों में साया जुदा नहीं होता हसन, वजूद में सिमट जाता है, समझे। अंधेरों में मैं और तुम दो नहीं एक हो जाएंगे। हमीद ने जिस खुलूस से बात की, हसन बड़ा मुतासिर हुआ। चाय की 2 प्यालियां पीने के बाद हमीद ने घड़ी देखी, 5 बजने वाले थे। हसन ने कुछ और देर बैठने का इसरार किया, लेकिन इसने अपने किसी घरेलू काम के लिए अनारकली जाना था। वो उठ खड़ा हुआ, हसन भी उठ बैठा। चलते हो? नहीं, इस वक्त तबीयत कुछ साजगार नहीं, अंदर जाकर सो जाओ। सोने को भी दिल नहीं चाह रहा। राबिया भाभी को खत लिखना शुरू कर दो। हमीद ने छेड़ा। हसन गहरी सांस भरकर मुस्कुरा दिया। दोनों बातें करते हुए बैठक से बाहर आ गए। हमीद ने नसीहतें करना शुरू कर दी, जिन्हें सादतमंदी से हसन सुनता रहा। जब हमीद कह चुका तो हसन ने गहरी अफसुर्दगी से कहा, मुझे तो अपने आप की भी समझ नहीं आती हमीद, खुदा जाने क्या होता है। कभी तो यूं लगता है कि कुदरत ने दुनिया भर की खुशियां समेटकर मेरे दामन को भर दिया, लेकिन कभी कभी यूं महसूस होता है जैसे अजली तही दामन हो, और ऐसा क्यों होता है? ऐसा नहीं होना चाहिए। हसन। हमीद ने इसके कंधे पर हाथ रखकर हल्के से छिछोड़ा। तसव्वुर और याद की अहमियत अपनी जगह, लेकिन तुम्हें अभी हकीकत से आंखें नहीं फेरनी चाहिए। अब तुम राबिया से वाबस्ता हो चुके हो। इखलाकी तकाजा ही नहीं, तुम्हारा फर्ज भी है। अब अपने किसी कर्ब, किसी दर्द, किसी कसक को इतनी अहमियत ना दो। जिंदा हकीकत की हक तलफी हो। तुम्हें अल्लाह ताला का शुक्रगुजार होना चाहिए। ऐसी अच्छी लड़की तुम्हें मिल गई। फी जमाना ऐसी लड़कियां नायाब नहीं तो कामयाब जरूर हैं। शायद तुम सच कहते हो। शायद नहीं, वाकई सच कहता हूँ। बातें करते हुए दोनों गली के नुक्कड़ पर आ गए। गली में कुछ बच्चे गोलियां खेल रहे थे। 2-4 औरतें अहमद हुसैन की टेवड़ी में बैठे मोहल्ले भर की बातें कर रही थी। सामने से वो लंगड़ा फकीर आ रहा था, जो हर दरवाजे पर सदा लगाता और कुछ न कुछ लिए बगैर न टलता। शाह साहब के मकान के सामने फल की रेडी लिए जो खड़ा था, जो दुगने दाम बताकर सौदा देने का आदी था। गली की अपनी ही जिंदगी थी। दोनों जाती बातें भूलकर इस गली की बातें करने लगे। सड़क पर खाली तांगा जा रहा था। हमीद ने जल्दी से हसन से मुसाफा किया और लपक कर सड़क पर आ गया। अम्मा शादियों की तैयारियों में मशगूल हो गई और हसन कतरा कतरा, बूंद बूंद पानी से अपने तशना होठों की पिपड़ियां तर करता रहा। मुकम्मल शराबी से पहले ये कतरा कतरा भी गनीमत था। अब इसका वक्ती इस्तराब थम चुका था। राबिया को इसने अपने ऊपर पूरी तरह हावी कर लिया था। अब वो था राबिया के खतूत का इंतजार। इस दिन वो अपने दफ्तर में बैठा था। नई सड़क जिसका नक्शा और तखमीना लगाया गया था वो शुरू हो चुकी थी। इन दिनों इसकी दफ्तरी मसरूफियात कुछ ज्यादा ही बढ़ गई थी। इसके बावजूद इसका इंतजार अपनी जगह था। खत आता, वो जवाब लिखता और उसी दिन से नए खत का इंतजार शुरू हो जाता। सितंबर खत्म हो रहा था। अक्टूबर और नवंबर सिर्फ 2 माह बाकी थे। दिसंबर करीब आ रहा था। अब इनके खतूत में दिसंबर की आमद पर खुशी और घबराहट के मिले जुले से तासुरात होते, जो अपनी जगह लज्जत बख्श और हयात अफरोज थे। वो सड़क देखकर दफ्तर में वापस आया तो 1 बज रहा था। दफ्तर में आना शायद जरूरी नहीं था, लेकिन इसे डाक देखना थी। आज राबिया का खत इससे मिलना था। मेज पर पड़ी सरकारी डाक इसने जल्दी से उल्टी पुल्टी। नीला लिफाफा इसकी नजर पड़ गया। बगैर नाम देखे इसने लिफाफा उठाया। बाकी डाक इसने मेज पर रख दी। जल्दी जल्दी वो इस डाक पर नजर डालकर घर पहुंचकर पूरे इत्मीनान से राबिया का खत पढ़ना चाहता था। लंबे चौड़े और खाकी लिफाफों के दरमियान एक और आम सा लिफाफा था, जिस पर इसका जाती पता दर्ज था। ये किसका है? इसने लिफाफा उठाया, पता देखा। इस पर इसका पिंडी का पता दर्ज था। इसे काट कर लाहौर का पता लिखा गया। खत पर कई मोहरें थीं, जिससे जाहिर होता था कि लिफाफा डाक खाने वालों की कोताहियों की नजर होकर इधर उधर भटकता रहा था। कुर्सी पर बैठते हुए इसने राबिया का जेब में डाला। इस लिफाफे को उलट पलट कर देखने के बाद जब भेजने वाले का पता ना चाहा तो चाक करके खत निकाला। खत दारुल अमान वालों का था। हसन की नजरें सुतूर पर रेंगने लगी। इसकी आंखें फैल गई। इसके हाथ कांपने लगे। इसके चेहरे पर मौत की नमी आ गई। बिला इरादा इसने फिर खत को उलट पलट कर देखा। लिफाफे में सिर्फ यही एक पुरजा कागज था। वो जल्दी से खत को फिर पढ़ने लगा। यूं लग रहा था जैसे खत किसी ऐसी जुबान में हो जो इसकी समझ से बालातर हो। इसकी आंखें जामद और साकित होकर उन सतूर पर रुक गई। खत इसके कांपते हाथों से गिर गया। इसकी लरसती उंगलियां मुट्ठियों की सूरत भींच गई।
बानो, इसका सर मेज से टकरा गया। वो कई लम्हे गाफिल पड़ा रहा। साहब जी। चपड़ासी इससे इस हालत में कई मिनट देखने के बाद करीब आकर बोला, क्या हुआ साहब जी? इस तरह पढ़ा चपड़ासी साथ वाले कमरे से क्लर्क को बुलाता है। साहब जी बेसुध पड़े कब से? 5-7 मिनट से तो मैं देखता रहा, हिलाया और कोई जवाब नहीं दिया। चपड़ासी डर रहा था, कहीं साहब दिल के दौरे से राही मुल्क अदम ना हो गए हो। क्लर्क मेज के करीब आया, लेकिन इसके कंधा हिलाने से पहले हसन ने मेज से इसी तेजी के साथ सर उठाया जिस तेजी से गिराया था। बानो, वो सरगोशी के अंदाज में बोला। इसने मेजी से वो खत उठाया, मुट्ठी में भींच कर वो उठा और अपने दोनों हाथों से अपने गिरबान पकड़ लिया। इसने बार बार आंखें मींची और बार बार खोली। बानो जिंदा है, बानो पाकिस्तान आ गई है। वो लड़खड़ाते हुए बाहर जाने को बढ़ा। क्लर्क ने बढ़कर इसे थाम लिया। दूसरी तरफ से चपड़ासी ने सहारा दिया। हसन की हालत अजीब से अजीब तर हो रही थी। दफ्तर का पूरा अमला इसके इर्द गिर्द जमा हो गया। बानो कौन थी, कब मरी, कब जिंदा हो गई? इन सवाल के जवाब देने की फुर्सत ना थी। कितनी देर वो होश और से बेगाना सिर्फ यही पुकारता रहा, बानो जिंदा है, बानो पाकिस्तान आ गई है। SDO रहमत अली ने जल्दी से ठंडे पानी का गिलास लाकर हसन के होठों से लगा दिया, पंखे के नीचे कुर्सी डालकर इससे बिठा दिया। कोई अखबार से पंखा करने लगा, कोई फाइल से। टेलीफोन, हसन ने संभलने की कोशिश करते हुए कहा। हॉल के सिरे वाली मेज पर टेलीफोन था। क्लर्क भागा, हसन खुद ही उठा, बेताबी से टेलीफोन उठाया। हामिद का नंबर मिलाकर वो सिर्फ इतने कह सका, बानो जिंदा है हमीद, वो पाकिस्तान आ गई है, जल्दी पहुंचो। इसने अपना घूमता हुआ सर टेलीफोन पर टिका दिया। रहमत अली ने गैर मुतल्लिका लोगों को कमरे से निकाल दिया। फौजी जीप लेकर हमीद 10 मिनट में PWD के दफ्तर पहुंच गया। हसन इसे देखते ही वालहन तौर पर इसे लिपट गया। बानो जिंदा है हमीद, बानो जिंदा है। वफूद जज्बात से इसकी आवाज रुंध गई। हमीद को देखकर वो बेकल सा हो गया। खत हमीद के हाथ में दे दिया। जीप वापस भेजकर हमीद ने हसन को संभाला, इसकी गाड़ी में बिठाया, खुद स्टीयरिंग संभाला। हसन की हालत दीद के काबिल थी। हमीद का दिल रिक्कत से भर भर गया, इसकी जुबान गंग थी। अम्मा, हसन ने ड्योड़ी से ही हाँक लगाई। अम्मा, बावर्ची खाने के दरवाजे से बाहर आ रही थी। हसन की आवाज से दिल दहल गया। वो कमान से निकले हुए तीर की तरह अम्मा की तरफ लपका। अम्मा, इसके मुंह से कोई और जुमला ही ना निकल सका। अम्मा का दिल दहक सा रह गया। सीने पे हाथ मारते हुए घबरा कर बोली, या अल्लाह खैर, क्या हुआ बेटे? अम्मा ने दहक दहक करते दिल को बमुश्किल संभाला। हसन के पीछे पीछे हमीद भी अंदर आ रहा था। क्या हुआ अम्मा, बानो जिंदा है। इसने अम्मा का चेहरा दोनों हाथों में थाम लिया। इसकी आंखों के गोशे नम हो गए। इसने अपना सर अम्मा के कंधे पर रख दिया। अम्मा जैसे इसकी बात ही न समझी। क्या कह रहा है? इसने हसन के कंधों से पकड़कर अपने सामने करते हुए हैरत और इस्तेजाब से जैसे चीख कर कहा, बानो जिंदा है अम्मा। हसन का हल्क खुश्क हो रहा था। वो बार बार मुट्ठियां भींच रहा था। लबों पर पिपड़ियां जम रही थी, बाल बिखर गए थे, गिरबान खुला था और इसकी आंखों में मुद्दतों की वीरानी की धूल सिमट रही थी। अम्मा से खड़ा न हुआ जा सका। बरकतें और ताजा भी गिरद आ खड़ी हुई थी। हसन को हमीद ने चारपाई पर बिठा दिया और अम्मा को बरकतें ने। माँ बेटी के हवास कायम न थे। हामिद ने खत पढ़ा। बानो बिन्ते ख्वाजा नसीरुद्दीन भी उन बदनसीब लड़कियों में से है जो पाकिस्तान लाई गई है। बानो लुधियाना की रहने वाली है। सब अजीज फसादात में शहीद हो गए थे। पाकिस्तान में सिवाय आपके इन्हें और किसी का पता मालूम नहीं। अम्मा को यूं लगा जैसे फसादात में मुल्क को मिल्लत के नाम पर कटने वालों की लाशें इनके सामने लाकर रख दी गई हैं। वो सर पर हाथ रखकर बहन करने लगी। हमें झुक झुक कर जैसे मरने वालों की तहसीन दे रहा हो। कुछ देर इसी तरह गुजर गई। जहन जैसे माऊफी हो चुके थे। हसन तो बार बार मुट्ठियां भींच रहा था, सर को झटक रहा था। मौत कभी कुछ वापस नहीं करती, लेकिन आज मौत ने बानो से वापस कर दी। हमीद हसन को इस कमरे में ले गया। वो अब कुछ पुरसुकून हो रहा था, लेकिन थोड़ी थोड़ी देर के बाद बिस्तर से उठकर कहने लगता, बानो जिंदा है। शाम तक हमीद इसके यहाँ रहा। हसन सिर्फ बानो के मुतालिक सोच रहा था। खुदा जाने वो किस हाल में होगी। हसन ने बेताब होकर कहा। इसने सख्ती से अपने गिरबान पकड़ रखा था। हाँ, हमीद ने गहरी सोच से चौंक कर कहा, 5 सालों में खुदा जाने इन पर क्या बीती। हमीद सोच में डूब गया। हालात ने अगर बानो की शक्ल मस कर दी होती तो इस दीवाने का क्या बनेगा। हमीद डर रहा था, साथ ही राबी का ख्याल आ रहा था। इसके मुतालिक कुछ सोचने को हसन फुर्सत ही ना थी। अल्लाह करे बानो हर तरह से महफूज।
ڈرتے ڈرتے حمید نے اس خدشے کی طرف اشارہ کر ہی دیا جو دل میں اٹھ رہا تھا۔ حسن اٹھ کر کمرے میں بے چینی سے ٹہلنے لگا۔ بانو جیسی بھی ہوگی، جس حال میں بھی ہوگی، مجھے منظور ہے۔ تم نہیں جانتے حمید وہ میرے لیے کیا ہے، وہ کسی دوسری شے نہیں حمید، وہ تو میرا اپنا آپ ہے، میرا وجود ہے، میری ذات ہے۔ حمید نے اس وقت کچھ اور کہنا مناسب نہ سمجھا، حسن کو تنہا چھوڑ دینا ضروری سمجھا۔ کل 9 بجے دارالامان جانا ہے۔ حسن کو یاد دہانی کرا کر حمید اسے کمرے میں چھوڑ کر باہر نکل گیا۔ اب حسن تھا اور اس کی تڑپتی بے چینیاں۔ اماں نے حسن کے والہانہ پن کو دیکھا، انہیں بھی حمید کی طرح رابعہ کا خیال آیا۔ دیوانے کے تیور جو کچھ کہہ رہے تھے وہ رابعہ کے حق میں ضرور رساں تھے۔ اماں نے بانو کی واپسی پر زبان سے تو کلمہ شکر ادا کر دیا تھا، لیکن کوئی ان کے جذبات کا تزیہ کرتا تو انہیں خوشی کے بجائے دھڑکا لگ گیا تھا۔ لیکن ایمانداری سے اپنے جذبات کا تزیہ کون کرتا ہے؟ اپنے آپ تک سے جھوٹ بولتا ہے، دوسروں کی تو بات ہی اور ہے۔ اماں بھی انسان تھی۔ برکتیں اور تاجہ کے سامنے بانو کی بازیابی پر کلمہ شکر کہنے کے باوجود دل کہہ رہا تھا وہ ناحق آ گئی۔ حسن نے رات تو آنکھوں میں کاٹی۔ بانو کے نام کے ساتھ ہی سے پیازی پیازی ریشم کے پھسلتے پھسلتے لچھوں کا احساس ہونے لگا۔ بانو بانو بانو، ساری رات وہ اس نام ہی کا ذکر کرتا رہا۔ 1947 میں تقسیم ہند کے فوراً بعد نوام ممدود مرحوم نے جو ان دنوں پنجاب کے وزیر اعلیٰ تھے، مغویہ لڑکوں کی برآمدگی کے لیے کمیٹی بنائی۔ اس کمیٹی کے صدر مرحوم شیخ صادق حسن تھے اور سیکرٹری مسٹر این.اے. رضوی PSc لاہور تھے۔ جس جگہ یہ بدقسمت لڑکیاں ہندوستان سے لا کر رکھی جاتی تھی، اس جگہ کا نام دارالامان تھا۔ ان دنوں یہ ڈسٹرکٹ جیل کے ایک حصے میں قائم تھا۔ بعد میں دارالامان اپا والوں کے زیر انتظام آ گیا۔ دارالامان کے انچارج مرحوم صوفی عبدالحمید تھے۔ ملک کی سرکردہ اور مقتدر ہستیاں اس کمیٹی کے ممبر تھیں۔ ہندوستان میں اس کمیٹی کے ہیڈ کوارٹر پٹیالہ جالندھر میں تھے۔ شیخ محمد امین انسپیکٹر CID وہاں کے انچارج تھے۔ ملک کو ملت کے نام پر مٹنے والی بدنصیب دارالامان لائی جاتی، یہاں پوری تحقیق اور تسلی کے بعد انہیں ان کے لواحقین کے سپرد کر دیا جاتا۔ جس کا کوئی نہ ہوتا انہیں وہیں رکھا جاتا، شادی کر دی جاتی یا کوئی دستکاری سکھا کر جینے کا آسرا بنا دیا جاتا۔ حمید نے آج چھٹی لے لی تھی۔ صبح تیار ہو کر وہ حسن کے پاس پہنچا۔ حسن کی شب انتظاری میں گزاری تھی۔ اس کی سرخ آنکھوں اور تھکے تھکے چہروں سے صاف عیاں تھا۔ حمید حسن کو تھام کر گاڑی تک لایا۔ ہمت سے کام لو حسن، یوں کام نہیں بنے گا۔ حمید نے سیٹ پر بیٹھتے ہوئے اس کے کندھے پر شفقت سے ہاتھ رکھا۔ حسن نے کوئی جواب دیے بغیر سیاہ چشمہ آنکھوں پر لگا لیا۔ حمید بسمل کی تڑپ دیکھ رہا تھا۔ کمیٹی کے دفتر میں قانونی کارروائیوں کے بعد دونوں دارالامان پہنچے۔ چپڑاسی نے انہیں اس چھوٹے سے کمرے میں بٹھا دیا جو دفتر کا کام دیتا تھا۔ کمیٹی کے رکن قوم کی سچی غم خوار اور ہمدرد خاتون مرحومہ فاطمہ بیگم بھی اس کمرے میں موجود تھی، اور خواتین بھی تھی، کارکن مرد بھی تھے۔ حسن میز کے قریب پڑی کرسی پر حمید کے دائیں ہاتھ بیٹھا تھا۔ اس نے حمید کا ہاتھ سختی سے پکڑ رکھا تھا۔ اس کی شکنجا سی گرفت سے حمید کو اس کے دلی جذبات کی پوری طرح اندازہ ہو رہا تھا۔ کمرے کی فضا بڑی سوگوار تھی۔ ان بدنصیب لڑکیوں کی زہرا گداز داستانوں پر ہر دل خون کے آنسو ہو رہا تھا۔ حسن کی حالت ناگفتہ بات تھی، سب باتوں کا جواب حمید ہی دے رہا تھا۔ حسن تو چشم برا ساکت سا بیٹھا تھا۔ مظلوم لڑکیاں عظیم ہیں، حسن یہ آواز سن رہا تھا۔ پاکستان کے لیے جانی اور مالی قربانیاں دی گئی، لیکن جو قربانیاں ہماری ان بیٹیوں نے دی ہے وہ اس خون سے کہیں زیادہ ہے جو پاکستان کے لیے بہایا گیا۔ یہ جبر و استبداد کی جا چکی ہیں، سالہ سال پستی رہی ہیں، انہیں الٹی چھری سے اس طرح ذبح کیا گیا ہے کہ جان نکلے نہ باقی رہے۔ یہ درندوں کے وار سہ سہ کر بھی اس آس پر زندہ رہیں کہ انہیں اس ارض مقدس کو دیکھنا تھا۔ ان کی جگہ دلوں میں بنائیے، ان عصمتوں کو مجروح نہ جانیے، ان کی پاکیزگی پر شک نہ کیجیے، ان کے داغوں کو سینوں سے لگا لیجیے، اس لیے کہ یہ داغ انہوں نے پاکستان کے لیے کھائے۔ کہنے والے کی آواز رند گئی۔ کمرے کی بوجھل فضا میں سسکیاں ابھرنے لگی۔ بانو کو بلا دیجیے۔ حسن بے اختیار
तड़प उठा। इसकी फरियाद से कमरा लरस गया। हमीद ने इसके कंधे पर हाथ रख दिया। हसन का वजूद भारी हो रहा था। कुर्सी पर बैठे से यूं लग रहा था जैसे किसी दलदल जगह में किसी वजनी शय की तरह नीचे ही नीचे बैठता चला जा रहा हो। मुंतजिम उठकर अंदर गया। 2-3 ख्वातीन भी अंदर आ गई। हसन ने मेज के सिरे से अपने दोनों हाथ दबा लिए। इसकी आंखें इस दरवाजे पर जम गईं जिससे ये लोग उठकर अंदर गए थे। मुंतजिम वापस आया। इसके पीछे 2 औरतों के साथ बुरबुरियत, वहशत और दरिंदगी की रौंदी हुई एक लाश। बा हसन कुर्सी से उछल पड़ा, लेकिन दूसरे लम्हे साकित हो गए जैसे मूवी कैमरा चलते चलते रुक गया हो। बानो? हाँ, शायद वो बानो ही थी। प्याजी रेशम के फिसलते फिसलते लच्छे नहीं, वो तो यूं लग रही थी जैसे बान की खुरदरी चारपाई पर कूरे खदरे की चादर किसी ने लपेट दी हो। बानो ने सूखी वीरान आंखों से हसन को देखा, यूं देखा जैसे कह रही हो, मेरी हिम्मत की दाद दो हसन, मैं आ गई हूँ। मौत से लड़ लड़कर जिंदा रही हूँ, मैं आ गई हूँ। मैं नहीं रही, लेकिन फिर भी मैं हूँ। हमीद ने हसन के कंधों से पकड़कर कुर्सी पर बिठा दिया। हमें जल्दी फारिग कर दीजिए, हमीद ने हसन की हालत देखते हुए कहा। जाओ बेटी, अपनी चीजें ले आओ। मुबारक हो, तुम अपने अजीजों से मिल गई हो। एक खातून ने बानो से कहा, अपनी साथी बहनों से भी मिलकर आ जाओ। बानो जब से अब तक साकत खड़ी एक टिक हसन को देखे जा रही थी। एक खातून ने इसका कंधा हिलाया, फिर सहारे देकर अंदर ले गई। लाश से भी भला चला जा सकता है? हौसले से काम लीजिए, सब्र रखिए, हिम्मत रखिए। कई मगमू आवाजें हसन से मुखातिब थी। हमीद गंग खड़ा था। हसन ने अपने दांत अपने आस्तीन में गाड़ दिए। इसका सर मेज की सतह पर झुक गया था। इसकी मुट्ठियां बिछ गई थी। इसके सीने के जीरो बम में बेआवाज हिचकियां टूटने लगी। हमीद खामोशी से इसकी पीठ पर हाथ रखे खड़ा था। दारुल अमान के इस कमरे में कई मगवियां लड़कियां आई, अपने वालिदैन और अपने अजीजों और अपने सरपरस्तों से पहली बार यहाँ मिली थी। कमेटी के अरकान और मुंतजिम ने दुख दर्द के तूफान यहाँ उठते देखे थे, आंसू के सैलाब बहते देखे थे। चीखो आओ बका से ये कमरा बार बार गूंजा था। जुदाई के जांगसल अरसे के मिलाप की सूरतें भी देखने में आई थी। इनकी आंखें इस बात की भी गवाह थी। इबरतनाक लाशों के मस्त चेहरे देखकर कई रिश्तेदार इन्हें साथ ले जाने के बजाय यहीं छोड़ गए, और फिर आओ के दर्दीले तूफान इस सूरत उठे कि खुद दर्द का सीना फट गया था। लेकिन इस तरह बेआंसू के आज तक कोई नहीं रोया। बेआवाज की कोई चीखें यूं बुलंद ना हुई कि कमरे के पथरीले और दर दीवार पिघल गए। हराक बानो को नहीं, हसन को देखकर नम हो रही थी। हसन का दिमाग लट्टू की तरह घूम रहा था, इतनी तेज कि इस पर साकित होने का गुमान होने लगा। हिम्मत से काम लीजिए, हौसला रखिए, आपने इस बदनसीब को सहारा देना है, कोई कह रहा था। बानो अंदर आ रही थी। सबर, हिम्मत, हौसला। हसन ने मेज पर रखा हुआ सर उठाया। इसकी नजरें बानो पर पड़ी। खुदाया! हसन की चीख शिद्दत की कर्ब से फट गई। दोनों हाथों से इसने अपना चेहरा ढांप लिया। हमीद ने भी शिद्दत कर्ब से अपना होंठ दांतों में दबा लिया। बानो अकेली न थी। 1.5-2 साल का बच्चा इसके कंधे से यूं लगा था जैसे जुल्म अपनी पूरी कुव्वत से इसके जिस्म पर पेवस्त हो गया था। बानो कांप रही थी। दाएं बाएं खड़ी ख्वातीन ने इसे सहारा दे रखा था। कमरे में दबी दबी सिसकियां लरसती लरसती आए फजा को नाकाबिले बर्दाश्त बना रही थी। लोग तो क्या पथरीले दरो दीवार हो रहे थे। निगरान ने तो माहौल को देखते हुए ख्वातीन से बानो को बाहर ले जाने का इशारा किया। बानो पर तो मुश्किलें इतनी पड़ी थी कि अब आसान हो गई थी, लेकिन अब उससे क्या हो रहा था समझ नहीं पा रही थी। मुश्किल आसान हुई है कि आसान मुश्किल, कुछ समझ ना आ रहा था। औरतें उसे तसल्लियां देते हुए बाहर ले गई। वो बच्चे को कंधे से लगाए सोच रही थी कि वो कौन है, बानो है या सुंदर कौर, लड़की है या औरत, वो क्या है। इसने किसी शौहर को तस्लीम नहीं किया, लेकिन इसने बच्चे को जन्म दे दिया। वो तवाइफ भी तो नहीं, वो क्या है आखिर, क्या है। सूखी सूखी वीरान आंखें फाड़े में सबको देखती हुई जैसे पूछ रही थी, मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, माशरा मुझे क्या नाम देगा। मुंतजिम ने तसल्ली व तशफ़ी के लिए बहुत सी बातें की। गमगुसार ख्वातीन ने भी हसन को हिम्मत दिलाने के लिए बहुत कुछ किया, नसीहतें की, हमदर्दी जतलाई, दिलासा दिया, लेकिन हसन कुछ भी नहीं सुन रहा था। इसका दिमाग तो घूमते हुए लट्टू की तरह जो अपनी तेजी से साकित हो गया था। यहाँ भी जो कार्रवाई थी हसन के बजाय हमीद ने सर अंजाम दी। फिर हमीद ने सहारा देकर हसन को उठाया। दारुल अमान में मुकीम जितने लोग, जितने बेअसरा औरतें, जितनी बदनसीब लड़कियां भी थीं, सब हसन और बानो के गिर्द जमा थे। हर आंख खून दिल बहा रही थी। सब ने बचश में नम इन्हें रुखसत किया। होले होले सब गाड़ियों तक यूं आए जैसे जनाजे को बसद अकीदत व एहतराम उठाए चले आ रहे।
जनाजे यूं भी उठा करते हैं। सारा रास्ता मर्ग का सुकूत रहा। हामिद गाड़ी चला रहा था। हसन के सीने में टूटती हिचकियों के झटके लग रहे थे। रुमाल का कोना भी कभी दांतों तले सख्ती से दबा लेता, कभी होंठ दांतों में दबा लेता। सिसकियों की गूंज बड़ी जानलेवा थी। और बानो तो इस तरह बैठी थी जैसे सर्द और बेजान पत्थर का मुजस्मा किसी ने सीट पर रख दिया हो। गम की खबर थी, ना खुशी का एहसास। गाड़ी दरवाजे के सामने रोक कर हमीद ने पिछला दरवाजा खोला। बानो बाहर आ गई। हमीद ने ताजीमन सर झुकाते हुए ड्योढ़ी की तरफ इशारा किया। बानो के कदम उठने लगे। अम्मा सहन में चारपाई पर बैठी थी। बरकतें पास बैठी साग बना रही थी। जमादार ने सफाई करने के बाद रात की बासी रोटी के साथ चाय पी रही थी। मट्टी का प्याला इसने होठों से लगा रखा था। बानो सहन में आ गई। बरकतें ने भिख मंगी समझकर कुछ कहने को लब खोले, लेकिन हसन और हमीद को आधा देखकर चुप हो गई। हमीद ने हसन को थाम रखा था। अम्मा की नजर इधर पड़ी। भारी भरकम वजूद के बावजूद बिजली की सरह से उठी और लिपक कर इधर आई। कौन? वो बेख्तियार चीखी, फिर यूं ठटक कर रह गई जैसे कब्रिस्तान में किसी पुरानी कब्र से मुर्दा उठते देख लिया। तुम? बानो इन पर रेशा तारी हो गया। हसन हमीद से बाजू छुड़ाकर आगे आया। हाथ बानो की तरफ फैलाकर चीखा, ये है बानो अम्मा। ये चीख नहीं, एक बैन था जो दर्द की शिद्दत से फट गया। अम्मा ने तड़प कर बानो के ढांचों को लिपटा लिया। इनकी चीखें निकल गई। बरकतें भी रोने लगी। जमादारनी के भी आंसू निकल आए। हमीद सर झुकाए पुश्त पर हाथ बांधे खामोश खड़ा रहा। हसन में याराए सब्र ना रहा। लड़खड़ाता हुआ अपने कमरे की तरफ बढ़ा और अपने बिस्तर पर औंधा गिर गया। इसकी चीखों, सिसकियों, हिचकियों और आंसुओं के सामने सब्र के, हिम्मत के हौसले सब बंद टूट गए। काश तुम मर गई होती बानो, काश तुम मर गई होती। वो बच्चों की तरह बिलक बिलक कर रोते हुए कह रहा था, तुम्हारे मर जाने का सदमा काबिले बर्दाश्त था, लेकिन ये जिंदा रहने का सानिया क्यों कर बर्दाश्त कर लूं? तुम्हें बानो समझकर खुशी से कह के लगाऊं या बानो की लाश समझकर लिपट लिपट कर रहूं? बाहर अम्मा बहन कर रही थी। मोहल्ले की कुछ औरतें आवाज सुनकर आ गई। बानो को घेरे में ले लिया। सब आंसू बहा रही थी और अंदर हसन रो रहा था। वो हसन रो रहा था जो आंसुओं को शिवाय मर्दानगी नहीं गिरदानता था, और जो बानो के मरने की खबर पाकर भी नहीं रोया था। आज जिंदा बानो पर आंसू बहा रहा है, तड़प तड़प कर रो रहा है, बिलक बिलक कर आंसू बहा रहा था।